रिकॉर्ड करना है। मैं रिपीट करता हूँ सारी चीजें कि जब हमने यहाँ पर जो इसकी एजिंग कर ली, जो रिसीवेबल हमारे 870,000 उसकी एजिंग हमने कर ली। एजिंग के बाद हम देखा कि हर एज पे परसेंटेज हमारी डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है वैसे वैसे परसेंटेज इंक्रीज होती जा रही है। और जब हमने सब पर परसेंटेज अप्लाई कर ली तो हम देखा कि हमारे 44,200 ऐसे रिसीवेबल्स हैं जो हम कलेक्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी जब हमने बैलेंस चेक किया, ये हमारे पास जो है बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स, जब हमने चेक किया जब हमने चेक किया तो 12,000 था हमारे पास, 12,000 हमारे पास आ रहा था। तो हमने 44,000 में से 12,000 माइनस कर दिया। अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पर इसका फार्मूला में इसको माइनस शो करूँ ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। और यहाँ पर जो है मैं फार्मूला चेंज कर देता हूँ कि दिस प्लस दिस, तो 32,200 हमारे पास आया। हमने इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर दी, बैड डेट एक्सपेंस 32,200 डेबिट, और अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 32,200। जब हमने इसकी पोस्टिंग की यहाँ पर बैलेंस शीट अप्रोच में पोस्टिंग की हमने, तो हमने यहाँ पर जब इसकी पोस्टिंग करके देखा तो हमारे पास जो है 32,000 किया तो टोटल बैलेंस कितना आ गया, 44,200 हमारे पास बैलेंस आ गया। और जब हम इनकम स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए हम जब ये बनाएंगे, बैलेंस शीट में बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 37 के बजाय हम लिखेंगे, क्या लिखें यहाँ पर, 44,200, 44,200। तो जो बैलेंस शीट में हमारे पास अमाउंट जाएगी वो 825,800 जाएगी। ठीक है, मैंने इसको पहले रिकॉर्ड कर दिया, इसको आप जरा गौर से देख लीजिएगा तो इसको किस तरह से जो है हमने इम्पैक्ट करना है। मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट दोबारा फिर बता दूँ आपको मैं कि आपने बैलेंस शीट अप्रोच में जो अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स है, इसका जो बैलेंस, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स है या प्रीवियस फॉर बैड डेट्स है, इसका बैलेंस जो है वो आपने बैलेंस शीट अप्रोच में मैच करना है। उस कैलकुलेशन जो हमने किया है इसका आंसर 44,200 आना चाहिए, या वो आंसर आना चाहिए जो कि हमने इस एजिंग के हिसाब से कैलकुलेट किया है। ये आपने पॉइंट भूलना नहीं है। सब बच्चे गलती कहाँ पे करेंगे, आप ये कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन जब एंट्री रिकॉर्ड करने लगेंगे तो आपने ये देखना है कि हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में या लॉसेस फॉर डाउटफुल डेट्स में जो बैलेंस आ रहा है उसको हमने इसमें से माइनस करके बाकी इसमें ऐड करना है, ताकि इसका क्लोजिंग बैलेंस है हमारा वो जो हमने कैलकुलेट किया है बैलेंस शीट अप्रोच में 44,200 से मैच करना चाहिए। ठीक है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है? जी पहले बच्चों। जी सर। मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये जो आज मैं आपको कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने गौर से देखना है। ये मैं आपको अभी अभी जो है इस क्लास के फौरन बाद जो है ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा, और ये आपने जो मैंने सिलेबस बताया है वो मैं दोबारा फिर जो है वो रिपीट कर दूं कि जी सिलेबस में, तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आपने गौर से देखना है। और एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट ये कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है बैलेंस ऑफ जो है अलाउंसेस फॉर डेट्स जो है, बैड डेट्स है, या अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स जो है, जो हमने यहाँ पे, मैं वही वर्ड यूज़ करता हूँ यहाँ पे है, इसको जो हम कहते हैं अनकलेक्टेबल। ठीक है, वो जो है हमने इसमें से माइनस करना है। तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा हमारे पास एडिशन इन बैड डेट्स। इतना हमने और बैड डेट्स ऐड करने हैं
200 हमने एंट्री जो रिकॉर्ड करनी है वो रिकॉर्ड करनी है बैड एक्सपेंस डेबिट और अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट। आप बेशक बैड डेट का वर्ड यूज कर लेंगे, आप अनकलेक्टेबल एक्सपेंस का वर्ड यूज कर लेंगे, आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का वर्ड यूज कर लेंगे, आप अलाउंसेस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स का वर्ड यूज कर लेंगे, मुझे इसमें से किसी पे कोई एतराज नहीं है, इससे कोई नंबर नहीं कटेगा। ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो डिफरेंट लोग यूज करते हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है वैसे टॉपिक काफी थे, लेकिन ये टॉपिक और आता है वो मैं अब जब आप क्विज देंगे तो उसके साथ ही जो है हम वो टॉपिक भी कर लेंगे ताकि वो जो है हमारा पूरा हो जाए। तो ये जो है इसको आपने, मैं बार बार कर रहा हूँ कि इसको आपने गौर से देखना है, बार बार देखना है कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में हम सेल्स पे अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट रेट अप्लाई करेंगे सेल्स के ऊपर, जो कि नॉर्मली 1% होता है या 1.5% होता है या 0.5% होता है। ये डिपेंड करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है और कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। ठीक है ना। और जो है जो हमारे पास जो है बैलेंस शीट अप्रोच है, बैलेंस शीट अप्रोच में पास ये अकाउंट रिसीवेबल पे होता है। अकाउंट रिसीवेबल पे हमने इसको एजिंग करते हैं, इसको हम कहते हैं एजिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। तो क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एजिंग एजिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, तो ये एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है, हमने एज निकालनी है हर अकाउंट रिसीवेबल की और उस एज के हिसाब से हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है। वो बोलो पुत्र, कोई बच्चा नहीं बोल रहा, खैर तो है, या तो किसी को कुछ समझ नहीं आई। हमार आप तो बोलो पुत्र। जी सर। बात जी सर, सुन रहा हूँ मैं, इधर ही हूँ। हाँ, बेटा आपने ये लेक्चर गौर से सुनना है और अगर ठीक आपको है। समझ नहीं आता है तो आप मुझे जब मर्जी चाहो रात के 2 बजे तक, ठीक है। आजकल मैं ठीक यहाँ यूके के टाइम के मुताबिक सुबह 4 बजे उठता हूँ और रात के जो है पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात के 2 बजे तक जो है मैं अवेलेबल होता हूँ। तो जब चाहें आप मुझे बेटा कॉल कर सकते हो, आप जो है व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, हम जो है जूम पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं समझ आता है वो मुझे मैसेज कर दे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको पूरा जो है जितना टाइम दे सके मैं टाइम देकर उसको समझा सकूँ। ठीक है ना। तो सर। टॉपिक बता दिया मैंने, आप लोगों के लिए सबके लिए ओपन है। जो बच्चा जिस वक्त चाहे, बस मुझे अगर जो है वो नमाज पढ़ाऊंगा या कुछ कोई और क्लास में होगा या मीटिंग में हो तो उसके अलावा मैं बता दूंगा कि ना भाई आधे घंटे में कॉल कर, 10 मिनट कॉल कर लें। लेकिन मैं आपको हर चीज़ समझाने के लिए तैयार हूँ। ये जो फाइल मैंने बनाई है ना फाइल, ये भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये फाइल जो है, ये सारी जितनी सारी पूरी की पूरी जो हमने पढ़ा अभी तक, सारा पढ़ा है, सारा मैंने इस एक्सेल की फाइल में टॉपिक वाइज मैंने काम किया हुआ है। ये फाइल भी मैं आज आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। अगली क्लास में जो अपडेट होगा वो मैं बाद में शेयर कर दूंगा। अब ये क्लास के बाद जैसे क्लास खत्म होती है तो सबसे पहला काम मैं करूंगा आपके साथ में, ये जो है मेरी जो एक्सेल की जो है वर्किंग सारी सारी ये आपसे मैं शेयर कर लूँ, ताकि अगर इन केस आपको लेक्चर सुनते हुए कुछ प्रॉब्लम आता है कुछ आता है तो इस शीट को आप देखें। ये हर शीट के मैंने जो है वो नाम से मुताबिक उसके हिसाब से सेव किया हुआ है। कहीं वर्कशीट जो है वो वर्कशीट वो वाली 1 है, डेप्रिसिएशन है, इन्वेंट्री है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन है, अकाउंट रिसीवेबल है, क्लोजिंग एंट्रीज हैं, राइट, लेजर्स हैं, डेफिनेशंस हैं, मिड टर्म का जो क्वेश्चन है वो भी इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, वो अब बेशक आप देख लें, फायदा कोई बात नहीं। तो जनरल जनरल है, एडजस्टमेंट्स हैं, लेजर है, रेवेन्यू और एक्सपेंस के रूल्स क्या हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये जो है आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सर। बहुत जल्दी भागने की, सर आप वापस कब आएंगे? वो पता नहीं वापस आया आया भी गया तो तब भी जो है ना वो आपकी जो है वो क्लास से ख़त्म हो चुकी होंगी, जाहिर है। तो अभी ये लास्ट वीक आपको चल रहा है, इसके बाद में आपकी नहीं होगी। लेकिन ये है कि मैं इंशाअल्लाह जैसे आऊँगा आप लोगों से ज़रूर मिलूंगा। आप बड़े अच्छे बच्चे हो माशाल्लाह, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप में ज़्यादातर बच्चे माशाल्लाह बड़े डिसिप्लिन बच्चे हैं और उन्होंने
शरारतें करना तो बच्चों का हक होता है, लेकिन आपने जो शरारतें की हैं मैंने कभी माइंड नहीं किया, ठीक है। कभी अगर मैंने गुस्सा किया तो मैंने मजाक में गुस्सा किया है मैंने भी, तो मैं गुस्सा करना चाहिए, गुस्से में आना नहीं चाहिए। अब मैं बताया था आपने, गुस्सा करना गुस्से में आने में क्या फर्क होता है? नहीं सर, आपने नहीं बताया। गुस्सा करना और गुस्से में आना बहुत फर्क होता है बेटा। गुस्सा करना जो है, हर इंसान को गुस्सा करना चाहिए, वो जरूरी होता है, ठीक है। जब इंसान गुस्सा करता है तो उसका जो इंटरनल जो है, उसका माइंड उसके कंट्रोल में होता है, उसके हवास, उसकी बॉडी मूवमेंट, हर चीज उसके कंट्रोल में होती है। तो ये इसे कहते हैं गुस्सा करना। और ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं उनको गुस्सा करना चाहिए, गुस्से में आना नहीं चाहिए। टीचर को गुस्सा करना चाहिए, गुस्से में आना नहीं चाहिए। जब बंदा गुस्से में आता है ना, तो फिर उसको मेंटली वो आउट हो जाता है, वो हवास भागता हो जाता है, उसकी चीजें, उसके इमोशंस, बॉडी इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं रहते। तो आप भी जो है, आप माशाल्लाह आप समझदार हो गए। आपने अगर गुस्सा करने का मतलब ये होता है कि आप गुस्सा करें, आप जाहिर करने का गुस्सा करें, लेकिन इंटरनल आपका सारा का सारा आपके अपने कंट्रोल में होता है। आपकी बॉडी मूवमेंट, आपका जो है, जिसे कहना चाहिए जो है, वो ब्रेन और आपकी हर चीज़ कंट्रोल में होती है। लेकिन जब बंदा गुस्से में आता है ना, तो हर चीज़ से कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। बात समझ आई आपको? गुस्सा करना, गुस्से में आना। यस सर। जब बंदा गुस्सा करता है तो फौरन बात नॉर्मल हो जाता है, इमीडिएटली यस वो नॉर्मल हो जाता है। जब बंदा गुस्से में आता है, गुस्सा आ जाए बंदे को, तो तब वो नॉर्मल होते उसको टाइम लगता है। सर, ये हमारी क्लास वालों की लड़ाइयों में कौन सा गुस्सा यूज होता है? ये लोग बोलते हैं, कहते हैं बाहर मिलो, उसके बाद गुम हो जाता है। नहीं कर देते हैं सर वो मैसेज। और दोबारा बोलो। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो ना, तो फिर वो मैसेज लीक कर देता।